स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूटन एकेडमी। आई होप आप लोगों ने एमपी बोर्ड का इंफॉर्मेशन फ्यूचर देख लिया होगा। जो रिमेनिंग 12th क्लास के दो पेपर्स हैं, बायोलॉजी या फिर मैथ्स और आखिरी वाला केमिस्ट्री, वो एग्जाम जून मंथ में होने वाली है। उसका शेड्यूल आ चुका है। तो एग्जाम के पहले कुछ प्रिपरेशन बाकी रह गई हो, उसके लिए आज का वीडियो रहेगा। क्योंकि रसायन शास्त्र में हम देखने वाले हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या जिनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, संभावना ज्यादा है एग्जाम में आने की, उन क्वेश्चंस के बारे में, उन प्रश्नों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। ऐसा क्यों? क्योंकि कई दिनों से पढ़ाई नहीं हुई है, और अगर हुई भी है तो सब्जेक्ट रिलेटेड नहीं हुई है। क्योंकि 2 महीने से बिल्कुल टाइम ऐसा गया है सेशन का जिसमें कोई भी पढ़ाई संबंधित बात नहीं हो पाई है। तो ऐसा हमको लग रहा था कि ऐसा वीडियो लाया जाए जिसमें क्वेश्चंस एक बार रिपीट हो जाए। तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चंस का लेक्चर आपको मिल गया है। तो आज हम देखने वाले हैं कि केमिस्ट्री में, रसायन शास्त्र में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। हम पूरे बुक के केमिस्ट्री रसायन शास्त्र के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, और वो भी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, जिसमें जिस चैप्टर से अगर ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं तो हमने ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन नहीं लेके केवल मेनली 3 मार्क्स, 4 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन कवर अप किए हैं। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन कौन कौन से पॉसिबल हो सकते हैं। तो स्टार्टिंग वाला जो फर्स्ट चैप्टर था, सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था, उसमें जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आएगा। इसलिए हमने सेकंड वाले चैप्टर, विलयन वाले चैप्टर से क्वेश्चन स्टार्ट किए। तो विलयन में 2 क्वेश्चन बनते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, परासरण दाब मापने की बर्कले हार्टले विधि। अब बर्कले हार्टले 2 अलग अलग साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे। इन्होंने मिलकर एक मेथड बनाया था और एक एपरेटस बनाया था, जिसको हम बोलते हैं संयंत्र बोलते हैं। तो संयंत्र बनाया था जिससे परासरण दाब का मापन किया जाता है। आई होप आपने पढ़ रखी होगी। उसके और में हमने क्वेश्चन लिया है अथवा वाला ऑप्शन, हेनरी का नियम है उसके अनुप्रयोग। हेनरी का नियम किससे संबंधित है और उसके अनुप्रयोग का क्या क्या उपयोग है, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी होता है, जो हमने न्यूटन एकेडमी पे जिन लोगों ने ज्वाइन किया था उन लोगों ने देखा होगा। तो ये 2 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बनते हैं और अथवा में आ सकते हैं। दूसरा हम लेंगे अगले चैप्टर से, मोल प्रभाज को परिभाषित कीजिए। विलियन में मोल प्रभाज किया गया है, लेकिन इसका उपयोग अगले 2 चैप्टर्स में भी आता है, रासायनिक बलगतिकी में भी और सतह रसायन में भी। तो हमको देखना है मोल प्रभाज की परिभाषा, और इससे संबंधित एक प्रश्न हो सकता है। मोल प्रभाज किसका किसका हो सकता है? XA और XB के रूप में हमने देखा था। XA होता है विलेय का, XB होता है विलायक का, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का। ठीक है। उसके और में क्वेश्चन है वांट हाफ गुणांक। तो वांट ऑफ क्वेश्चन क्या होता है, इससे संबंधित डेफिनेशन या परिभाषा पूछी जा सकती है, या फिर इसको किसने डेवलप किया था। तो आपको वांट ऑफ गुणांक जो है उसको परिभाषित करते आना चाहिए। ये क्वेश्चन में बहुत ही ज्यादा जरूरी माना जाता है। उसके बाद थर्ड हम लेने वाले हैं फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। आई होप आपने ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से देखा होगा, क्योंकि रासायनिक बलगतिकी में या फिर हम कहें विद्युत रसायन में फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और विद्युत अपघटन के 2 जो नियम हैं उनके ऊपर न्यूमेरिकल प्रश्न भी बनता है। उसके बाद आता है और में हमने संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक। अब यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा है संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक, लेकिन आपको क्या प्रिपेयर करना है? संक्षारण के संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, संक्षारण के परिभाषा, उससे बचने के उपाय और उसको प्रभावित करने वाले कारक, इन तीनों को आप अच्छे से कवर अप कर लेते हैं तो आपका 4 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो कहीं भी नहीं जाएगा और आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। तो विद्युत रसायन है, उसमें गैल्वेनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल 2 प्रकार के सेल थे। इनमें अंतर पूछा जा सकता है। ये अंतर कई बार आ भी चुका है, इसलिए परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है। उसके अथवा में है विद्युत वाहक बल एवं विभवांतर में अंतर। तो इस क्वेश्चन के बाद हम क्या देखने वाले हैं? विद्युत वाहक बल और विभवांतर दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये दोनों और में क्वेश्चन आएंगे, इसलिए अंतर वाला क्वेश्चन हमने कवर किया है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं रासायनिक बलगतिकी से क्वेश्चन कौन से बन सकते हैं। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के अर्धायु काल का व्यंजक। अगर आपने रासायनिक बलगतिकी पढ़ा है तो आपको 2 विशेष व्यंजक उसमें ध्यान रखने हैं। कौन कौन से? एक अभिक्रिया दर के लिए समाकलित व्यंजक, और दूसरा होता है अर्धायु काल का व्यंजक। अब इसके लिए आपको कोटि भी पता होना चाहिए। एक होता है शून्य कोटि और होता है प्रथम कोटि। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल का व्यंजक, इस प्रश्न की ज्यादा प्राथमिकता बनती है हमारे एग्जाम में, क्योंकि समाकलित दर व्यंजक बार-बार पूछ लिया गया है और अब चांसेस है कि अर्धायु काल पूछा जाएगा। अथवा में हमने क्वेश्चन रखा है शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित दर व्यंजक। तो दर निकालने वाला जो व्यंजक होता है शून्य कोटि अभिक्रिया के आसान है, और जो प्रथम कोटि अभिक्रिया के वो अर्धायु काल का व्यंजक पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम अगर आते हैं छठे क्वेश्चन पे, तो छठा क्वेश्चन हमने लिया है सतह रसायन से, सरफेस केमिस्ट्री से। सोप वाला जो होता है साबुन द्वारा प्रक्षालन विधि, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कोलाइड भी कवर हो जाते हैं, मिसेल भी कवर हो जाते हैं, पायस भी कवर हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना अधिक है।
और में क्वेश्चन देखते हैं, द्रव विरोधी और द्रव स्नेही कोलाइड में अंतर। सिंपल सा क्वेश्चन बनता है आपको, लायोफिलिक और लायोफोबिक, द्रव विरोधी और द्रव स्नेही, नाम से ही समझ में आता है, लेकिन आपको कम से कम 5 अंतर लिखना होते हैं, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से बनता है। नेक्स्ट इसी चैप्टर से लेने वाले हैं हम टिप्पणी लिखने वाला क्वेश्चन, क्योंकि 2 नंबर में टिप्पणी लिखने को कई बार पूछी गई है। टिंडल प्रभाव और ब्राउनी गति। टिंडल प्रभाव आपको पढ़ा होना चाहिए, कोलाइड का बहुत ही अच्छा गुण है, इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। और ब्राउनी गति, जिगजैग पाथ में जो पार्टिकल्स होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के, वो ब्राउनी गति करते हैं। उसके और में ये वाले 2 आ सकते हैं टिप्पणी लिखने को। मैंने 4 ऑप्शन इसलिए लिए कि आप चारों प्रिपेयर करके रखिए, इन सभी की संभावना ज्यादा है। तो पायस और मिसेल, या फिर ब्राउनी गति और टिंडल प्रभाव। ऐसा भी हो सकता है कि ये 2 ऑप्शन में आ जाए और में ये 2 आ जाए, तो आपको चारों प्रिपेयर करना चाहिए। नेक्स्ट हम आते हैं उपसहसंयोजी रसायन पे। अब उपसहसंयोजी रसायन पे क्यों, पी ब्लॉक डी ब्लॉक पे क्यों नहीं, क्योंकि पी ब्लॉक और डी ब्लॉक क्वेश्चन सिंपल है, जिसमें आप अपने हिसाब से कवर कर सकते हैं कि प्रॉपर्टीज यानी कि विशेषताएं बता सकते हैं पी ब्लॉक की या डी ब्लॉक तत्वों की, एफ ब्लॉक तत्वों की विशेषताएं। और उसमें अमोनिया बनाने की विधि होती है, वो बहुत आसानी से आपको याद होती है, इसलिए मैंने उन क्वेश्चन को थोड़ा सा भी नहीं लिया है। हम आते हैं उपसहसंयोजी रसायन पे। तो फेरोसिन और जीसे लवण को परिभाषित कीजिए। ये 2 ऐसे यौगिक हैं जो आयुक्तेसी नाम के अतिरिक्त पूछे जाते हैं। आयुक्तेसी नाम कैसे, उपसहसंयोजी रसायन में अगर आपने पढ़ा होगा तो उपसहसंयोजी रसायन में कोई मंडल होता है जिसके अंदर एक केंद्रीय धातु परमाणु होता है जो डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, डी ब्लॉक का तत्व होता है, और फिर यहाँ पर एक यौगिक बना होता है, 1 2 कितने भी हो सकते हैं। उसके साथ बाहर बनाने वाला धनात्मक या फिर बाहर इस साइड बनाने वाला यौगिक ऋणात्मक होता है। पहला बंध जो होता है वो सहसंयोजी, और बाहर वाला बंध जो होता है उसको बोलते हैं उपसहसंयोजी बंध। और इसी का नाम अगर आपको नहीं पूछा जाए तो आपको पूछा जाएगा कि क्या होता है लिगेंड और क्या होता है किलेट यौगिक। तो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। हमने जो बनाया हुआ मंडल है, तो ये जो छोटे कोष्टक के अंदर लिखा जाता है इसको लिगेंड कहा जाता है। और लिगेंड के साथ जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है, अर्थात डी ब्लॉक की धातु होती है, वो केंद्रीय धातु परमाणु है, और बाहर जुड़ने वाला यौगिक जो होता है, तत्व होता है, यौगिक जो भी हो, वो होता है उपसहसंयोजी बंध बनाने वाला तत्व। तो आपको ये किलेट और लिगेंड पूछा जा सकता है, इनकी परिभाषा बहुत अच्छे से याद रखें। फेरोसिन और जीसे लवण, इसको जायसे लवण भी कहा जाता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। लास्टली हम देखते हैं आयुपेसी नाम और समावयवता। इन 2 को और में हमेशा हमेशा पूछा जाता है, और आपको ये पॉइंट नोट डाउन करके रखना है। अगर आयुपेसी नाम नहीं पूछा गया है तो समावयवता जरूर पूछा जाएगा, या मोस्ट प्रोबेबली संभावना यही है कि आयुपेसी के 3 नाम और उसके अथवा में क्वेश्चन आएगा आपको समावयवता का। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि रिएक्शन वाले चैप्टर्स में से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। सबसे पहले SN1 और SN2 अभिक्रिया में अंतर। यह प्रश्न बहुत साधारण सा है, किंतु पूछे जाने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि दोनों अभिक्रियाओं के मैकेनिज्म में, जिसको हम बोलते हैं कार्यविधि, उस कार्यविधि में अंतर समझना आवश्यक होता है। जब आप ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं, आगे कक्षाओं के लिए 12वीं के बाद, तो इन अभिक्रियाओं का प्रैक्टिकल आपको देखने को मिलता है, इसलिए इनमें अंतर पूछा जाना स्वाभाविक है, और ये आपके एग्जाम दृष्टि से, परीक्षा दृष्टि से भी जरूरी है। अब आते हैं रिएक्शंस पे। तो जब हम रिएक्शन वाले आएंगे, रिएक्शन वाले चैप्टर्स कौन कौन से हैं, अल्कोहल, फिनॉल ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर वाला, ऐसे चैप्टर्स में से आपको रिएक्शन नाम से पूछी जाती है। अगर नाम से नहीं पूछी जाएगी तो उनके जो रिएक्टेंट्स होते हैं, अभिकारक होते हैं, उनके नाम से कि इसकी रिएक्शन इसके साथ होती है, या फिर ये अभिकारक इसके साथ क्रिया करता है तो क्या होता है, इस प्रकार से प्रश्न बनता है, या फिर नाम से बनता है कि उस अभिक्रिया को देने वाले वैज्ञानिक या उस अभिक्रिया का विशेष नाम होता है। तो आपको इन चैप्टर्स में ध्यान रखना है, फ्रीडलक्राफ्ट, फ्रैंकलिन और कार्बिन एमी। अगर आपने ये अभिक्रिया याद रखी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी की है तो आपको एक बार तो इसको नोट डाउन करके लिखना जरूरी है, क्योंकि ये रिएक्शन आपको बिल्कुल काम आने वाली है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अल्कोहल, फिनॉल और ईथर वाला जो चैप्टर होता है, उसमें से अल्कोहल का परीक्षण करने का प्रश्न पूछा जाता है। अल्कोहल के टाइप कौन कौन से होते हैं, प्राथमिक 1 डिग्री, द्वितीयक 2 डिग्री और तृतीयक 3 डिग्री। तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल क्या है, इसमें विभेद कैसे किया जाता है, अंतर कैसे बताया जाता है, वो होता है 2 परीक्षण के द्वारा। तो या तो विक्टर मेयर परीक्षण आ सकता है, या फिर लुकास अभिकर्मक परीक्षण आ सकता है। दोनों के द्वारा क्या किया जाता है, तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विभेद, अंतर बताया जाता है। यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। जहां तक दृष्टि देखी जाए तो लुकास अभिकर्मक के चांसेस ज्यादा है, थोड़ा सा कठिन है इसकी तुलना में, लेकिन आपको रिएक्शन याद रखना होगी, और उसमें जो उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, कैटलिस्ट होते हैं, वो भी ध्यान रखना रहेगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कोल्बे श्मिट और गाटरमान अभिक्रिया, ये भी नाम से कई बार पूछी गई है। साथ में आपको ध्यान रखना है, अगर इनका नाम नहीं आता है तो क्या करना है,
इनमें जो अभिकारक है दो, पहला अभिकारक है, दूसरा, उसके बाद उत्प्रेरक और फिर बनने वाला उत्पाद। इसलिए याद रखने का बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि इस अभिकारक को इसके साथ इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करने पर, ठंडा करने पर या फिर प्रकाश के सामने रखने पर क्या बनता है। तो वो क्या बनता है कैसे पता होगा, जब आप इसको नाम याद रखेंगे और जो बनने वाला या फिर अभिक्रिया करने वाले एलिमेंट्स हैं यौगिक। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कैनिजारो और रोजन-मुंडन अभिक्रिया। मैंने सारी अभिक्रियाओं में से केवल गिनी चुनी रिएक्शंस अभिक्रियाएं निकाली हैं कि ताकि आपको सारी न पढ़ना पड़े, लेकिन इतनी तो आपको कवर अप करना रहेगी क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। हर रिएक्शन जो है वो 2 नंबर मिनिमम लेके आने वाली है, इसलिए आपको 2 नंबर के लिए अगर एक रिएक्शन मिलती भी है तो 4 नंबर क्वेश्चन आप इजीली कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट, बेंजोइन एवं क्लेजन संघनन। ये संघनन वाले क्वेश्चन जो हैं इसमें भी अभिक्रिया आपको यही ध्यान रखना है कि बेंजोइन संघनन और क्लेजन संघनन में अंतर क्या है पहली चीज, और इसके लिए जो रिएक्शन होती है, अभिक्रिया होती है, वो किस टाइप से लिखी जाती है। लास्टली जो हमारे पास जैव अणु वाला चैप्टर है, अब जैव अणु वाला चैप्टर थोड़ा सा बायोलॉजी से रिलेटेड है, जीव विज्ञान संबंधित है, किंतु अगर रसायन शास्त्र में दिया है तो उससे प्रश्न बनना स्वाभाविक है। तो उसमें मेन प्रश्न होता है डीएनए आरएनए में अंतर। अगर आप बायोलॉजी स्टूडेंट है तो आपको बहुत अच्छे से आता होगा, लेकिन अगर नहीं भी है तो आपको 4 अंतर याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। डीएनए आरएनए अंतर साधारण है, या फिर आता है कार्बोहाइड्रेट वाले टाइप में से। अब मैंने यहाँ पे केवल 3 नाम लिखे हुए हैं, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा वाइड हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप कितने हो सकते हैं, पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, आपको ये पता होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है, और फिर ये शर्कराओं के नाम लिखे, सुक्रोज शर्करा, लैक्टोज शर्करा, माल्टोज शर्करा, ये कैसे बनती हैं और किस काम में आती है, ये जरूरी में आपको ध्यान रखना है। और आखिरी में आपका चैप्टर होता है जिसमें आता है दैनिक जीवन में रसायन। अब उस चैप्टर में क्वेश्चन कैसे बनता है, तो विटामिन और उनके प्राप्ति स्रोत तथा उनकी कमी से होने वाले रोग। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, या वीडियो को पीछे जाकर भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं जो बोल रहा हूँ उसको नोट डाउन कीजिए। क्योंकि दैनिक जीवन में रसायन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि उसमें बहुत आसान क्वेश्चन है और आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन है उसमें कि विटामिन जो हैं उनके नाम, उनके प्राप्ति स्रोत, कौन कौन से फल, फ्रूट, सब्जी से मिलते हैं, और उनकी कमी से होने वाले रोग। मैं कुछ विटामिन के नाम आपके लिए नरेट कर देता हूं तो आपको आसानी होगी। कौन कौन से विटामिन हैं, तो विटामिन ए, B1, B12, B6, C और K, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली लिखना है। इसके अलावा डी और ई भी हैं, अगर आप चाहें तो इसको पढ़ें या ना चाहें तो ना पढ़ें, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको इतने तो याद रखना है कि किससे कौन सा रोग हो जाता है। बी में ज्यादा वर्गीकरण किया गया है, इसलिए आपको बी के बारे में भी सोचना है कि बेरी कौन सा होगा, रफ्तार पता किसकी कमी से होगी, और प्राप्ति स्रोत के भी आपको ध्यान रखना है। लास्टली साबुन और अपमार्जक में अंतर, क्योंकि साबुन वाला क्वेश्चन जो है हमने सतह रसायन में भी देखा था, लेकिन साबुन और अपमार्जक में जो अंतर होता है डिटर्जेंट पाउडर और सोप में, तो वो अंतर जो होगा वो आपको किससे पता चलेगा, साबुन अपमार्जक में अंतर जब आप पढ़ेंगे तो दोनों में क्या यूज हो सकता है और कैसे हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन जो थे 15-16 क्वेश्चन, ये हमने और के साथ देखे, अथवा वाले क्वेश्चन के साथ देखे। आपको ये करना है कि क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए, आपके एग्जाम से पहले पढ़ते रहिए और अच्छा स्कोर कीजिए एग्जाम में। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन सफिशिएंट नहीं है तो आप मुझे पिंग कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, या फिर डिस्क्रिप्शन में जो नंबर गिवन है उस पर मैसेज करके, मैं आपको इसका PDF प्रोवाइड कर दूंगा। ऐसे ही नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमारे साथ बने रहिए। जॉइन न्यूटन एकेडमी। थैंक यू।